झारखंड और महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं उनका काफी राजनीतिक लंबा कैरियर रहा है। किस तरह देखते हैं, जिस तरह से कांग्रेस भी अपना दमखम से पूरे जीत की दावे कर रही है। देखिए, मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ कि 75-76 साल में जो रिजल्ट आए हैं वो महाराष्ट्र की सियासत में, राजनीति में कभी नहीं आए। और उसका एकदम पनपना, एक तरफ तो आप 4-5 महीने पहले वोट को तरस रहे थे, आपकी सारी बीजेपी को जो सिंगल डिजिट आई है, 9 MP आए हैं ना उनके, ये उनको डिस्टर्ब कर रही थी। और ये जो डिस्टर्बेंस थी, बीजेपी ने सोचा होगा कि अगर यही हालात रहे तो जो बम्बई जो राजधानी पैसे की है वहां से भी हाथ जाता रहेगा। तो ये सारी चीजें, और समय आने दो, आहिस्ता आहिस्ता ये बातें उभर के आ रही हैं कि एक बार जो ईवीएम सिस्टम है उसको मैनिपुलेट करना। यूपी ने अभी एक बात कही थी, बड़ा रेलेवेंट था। उन्होंने कहा कि ईवीएम, कहते हैं कि ये तो, इसमें तो बिल्कुल फुल प्रूफ है, क्योंकि ईवीएम की अकल तो किसी अकलमंद ने बनाई है ना, वो तो इंसान है। तो इंसान आज ये कहता है, इंसान, कि मेरा बना हुआ कोई औजार ऐसा नहीं है जिसका कोई ऊपर नीचे समाधान ना हो। और इसीलिए मैं आपको, ये बड़े नोटेड वर्ड्स हैं, आइंस्टाइन ने जब एटम बम बनाने की बात सोची तो एक रात वो बहुत डिस्टर्ब रहा, क्योंकि इस पे फार्मूला आ गया था, उसने खुद इजाद किया था। लेकिन कहता कि सुबह मैं उठ के मैंने कहा कि मैं किस चीज़ से कुछ सीखूं कि मैं इस फार्मूले को चलाऊं या इसको ख़त्म करूं या इसका जिक्र ना करूं। गीता पढ़ी थी उसने। इस आदमी का गीता से कोई संबंध नहीं है, जो दूसरे धर्म का है। और उसके बाद उसने निर्णय लिया कि नहीं, मैं एटम बम। तो ये कई चीज़ें हैं, आप देखना, मैं इसमें देरी नहीं होगी आपको कि एक इस पे जो ईवीएम मशीन की बात नहीं है, ईवीएम, हाउ ईवीएम इज मैनेज्ड, दैट इज इम्पोर्टेंट। और वो मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जब होता है तो अब देखो कि एक बात आई कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 1.5 साल पहले की बात है, ये 3 राज्यों में बीजेपी की ये थी कि भाई हाँ, निष्पक्ष चुनाव होंगे। और किसी ने कहा निष्पक्ष क्यों होंगे, उन्हीं के आदमी ने वो कहने लगे कि क्योंकि इसके 6 महीने बाद फिर पार्लियामेंट आएगी, इसलिए यहाँ की हमारी जो निष्पक्षता है उस पर वहां हम कुछ करेंगे तो ज्यादा दाम देंगे। और इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का इलेक्शन और झारखंड का इलेक्शन को हम ये बात कह के कि देखो, अब बात फिर करेंगे कांग्रेस के लोग, दूसरी पार्टियों के, गड़बड़ हुई है। झारखंड में क्यों नहीं हुई? झारखंड में कराई नहीं आपने, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। और महाराष्ट्र काबू करना था, झारखंड थोड़ा काबू करना था। तो हरियाणा की भी हुई इसी तरह की, आज कश्मीर की नहीं। बिल्कुल, हरियाणा में तो 2-3 तरह की तरीके इख्तियार किए गए। एक तो ये सही है कि ईवीएम के बारे में सवाल उठे हैं। दूसरा तरीका, क्योंकि हरियाणा का चुनाव ऐसा था जिसमें किसी पत्रकार ने
किसी मीडिया ने, किसी बुद्धिजीवी ने, किसी साइकोलॉजिस्ट ने ये नहीं कहा कि हरियाणा में कांग्रेस नहीं जीतेगी। सबके मन में था कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। और हुआ क्या, उसके मोदी जी कहते हैं ना, बम्बई में लेक्चर देते हैं पूना में, कि हरियाणा का जो प्रकरण है, प्रकरण क्या, वो जो भी शब्द उन्होंने, जो हरियाणा में हमने कामयाबी हासिल की है, आप देखना महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होगा। सर, कांग्रेस का अपना लंबा एक्सपीरियंस रहा है। प्रतिपक्ष का नेता अब की बार हरियाणा में चुना नहीं जा रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि कई नाम अब की बार सामने निकल रहा है। इसमें कोई ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वो इसलिए कि कल तक तो सब बिजी थे, 2 राज्यों के चुनाव थे, फिर 13 राज्यों में भी चुनाव थे, कहीं 3 MLA का चुनाव था, कहीं 4 का था, कहीं 2-3 MPO के थे। तो इसलिए अब कुछ जल्दी हो जाएगा, आगे में प्रतिपक्ष का नेता का तो जल्दी हो जाएगा, और जो भी 3-4 लोग हैं उन्हीं में से होगा। मुझे तो ज्यादा इसमें वो नहीं लगता। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी की सोच की तरह चलना होगा, बीजेपी की बात यही है, कांग्रेस का नेतृत्व नौ जाट के हाथ में आना चाहिए। हाँ, कांग्रेस का नेतृत्व नौ जाट के हाथ में आना चाहिए। बीजेपी की जो बात है वो उसकी तरह ही सोच कर चलना पड़ेगा। ये कितना मानते हैं? देखिए, ये तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसको सारे फैक्टर ध्यान में रखने पड़ेंगे। इतना आसान नहीं है कि नेतृत्व का मतलब ये है कि आप जाट को भी नाराज नहीं कर सकते। भाई आप यानी ये क्यों समझते हो कि गैर जाट के हाथ में नेतृत्व चला गया तो जाट आपके साथ टिका रहेगा? ये भी एक सवाल है। उसको अपने साथ रखने के लिए आपको उनको भी उचित स्थान देना पड़ेगा। दूसरी बात ये ज़रूर है जो आप कह रहे हो कि समाज का कुछ जो अंग है, जिसमें खास तौर पे ओबीसी भी नहीं, बीसी, इसको BCA बोलते हैं ना, BCA कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, और इस चुनाव में वो किन्हीं कारणों से कांग्रेस से चला गया। उसको साथ जोड़ने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमारे को जो अर्बन वोटर है, शहरी वोटर, उसमें अब मैं जातियों के नाम लूंगा तो अच्छा नहीं, जैसे ब्राह्मण है, पंजाबी है और बनिया है, ये मेन 3-4 जातियां शहरों में जिनकी प्रेजेंस ज़्यादा है, इनको भी आपको कांग्रेस की तरफ, क्योंकि ये पहले कांग्रेस का ही वोटर था और इनकी प्राथमिकता कांग्रेस में ही रही है हमेशा, इनको भी आपको साथ जोड़ने का करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि राजनीतिक तौर पे जो इससे भी ऊपर उठ के बात है, वो अगर उसको मुद्दा बना के हम चलें तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हरियाणा में जाति पाति के लिहाज से बांटने की कोशिश की गई है समाज को, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इसलिए है कि समाज को तो बांट दिया वोट, लेकिन आज भी हरियाणा का समाज, अगर आप गांव में जाओगे तो उनके मन में कोई द्वेष नहीं है, कोई नफरत नहीं है, अच्छा इसने ये हमारे से अलग वोट दे रहा। सामाजिक रूप से आज भी वो सौहार्द वातावरण है, लेकिन ये जो सोच है कि जातीय आधार पे हम इधर वोट दें, जातीय आधार पे वो उधर दें, ये इसके लिए लड़ना पड़ेगा। आप वोट कहीं दो और जिस पार्टी को चाहते हो उसको दो, लेकिन जात पात फैला के वोट लेना, ये हरियाणा की संस्कृति और सभ्यता पे बहुत बड़ा हमला है। और मैं तो ये समझता हूँ कि इस चीज़ को रोकने के लिए सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। आप भी बीजेपी में काफी लंबे समय रहे हैं, 10 साल रहे हैं,
बीजेपी हमेशा जाट और गैर जाट की राजनीति की थी, उसमें उसने फिर भी बैठते तीसरी बार सरकार बना के प्रदेश में। हाँ, जाट और नॉन जाट की बीजेपी राजनीति करती है, आप 10 साल रहे बीजेपी में, अभी जो है इस समीकरण को बैठा कर वो तीसरी बार सत्ता में आ गई। हाँ, सत्ता में आने से क्या, मैं वही तो बात कर रहा हूँ भाई, सामाजिक रूप से तो डिस्टर्ब मत करो यार, हमारा ताना बाना खराब मत करो। हमारा जो रिश्ता है समाज में, गांव में कोई किसी जाति का है, अगर एक महिला हमारी ताई लगती है, किसी जाति की भी हो, हम उसको ताई बोलेंगे। ये रिश्ते तो खत्म ना करो ना। ये नहीं है कि ईर्ष्या पैदा करना इस दृष्टि से कि हमारे को राजनीतिक लाभ उठाना है। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये जो प्राथमिकताएं थी, बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, सनातन धर्म की बात करेंगे, हिंदू एकता की बात करेंगे, ये सबसे बड़ी एकता हमारी कि हमारे समाज को तो एक रखो, उसको तो मत डिस्टर्ब करो। तो ये चीजें लेके चलनी चाहिए कम से कम। मैं पॉलिटिकल पार्टियों को तो ठीक है, उनका अपना रुख होगा, लेकिन मैं ये सोचता हूँ समाज में आप भी जो मीडिया है, यू मस्ट प्ले ए पॉजिटिव रोल, आपकी जिम्मेवारी है ये। क्या यानी किसी चीज को भी कुछ भी हो जाए उसी को धर्म से जाति से जोड़ के सियासत करनी, छोटी से छोटी बात पे बड़े बड़े बयान देने, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, सामाजिक रूप से इसका नुकसान होता है। काफी सब कांग्रेस की जो हरियाणा में आरोप ईवीएम के अलावा जो बड़े बड़े आरोप, इससे भी कुछ कारण हो सकते हैं जो समीक्षा कर रहे हैं, कमेटियां बना के इसी में मैं सवाल ऐड करना चाहूंगा। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ये सवाल उठाए कि इस हार के लिए जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो सवाल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने। देखिए, मैं इतना बताता हूँ, 3-4 कारण हैं। अब वो नाम आप किसी का ले दो, उससे कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं इन नाम नमों में भी, मैं कम से कम, मुझे आप थोड़ा सा ऊपर रखो, ये छोटी बातें हैं। एक तो ईवीएम, एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक पैसा और एक निर्दलीय जो खड़े थे। निर्दलीय खड़े नहीं थे, वो खड़े किए गए थे, ये कारण है। और आप देख लो 10 सीटें, तो मैं ऐसे बता दूं कि निर्दलियों की वजह से हमारे, और बीजेपी को ये सूट करता था कि कहीं जाट कैंडिडेट है। अब मेरे अपने चुनाव क्षेत्र की देखो, हमारे चुनाव क्षेत्र में 52% जाट है, 11% चमार है और 4% मुसलमान। कितने हो गए भाई? जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 66-67% वोट एक पार्टी के हो, उसमें कांग्रेस हार रही है। या तो आप मेरे को ये कहो कि जाट का वोट कांग्रेस को नहीं था, या चमार का वोट कांग्रेस को नहीं था, या मुसलमान का वोट कांग्रेस को नहीं था, ये आप नहीं कहोगे, क्योंकि हर आदमी कहा था जाट तो कांग्रेस को देगा, चमार तो कांग्रेस को देगा, और मुस्लिम ने तो देना ही देना। वहां आप चुनाव हारे क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जाट ही खड़े किए गए या खड़े हुए, और उन्होंने किसी ने 10,000, किसी ने 8,000, किसी ने 25,000 इस तरह वोट ले लिया। ये मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी बता रहा हूँ, और भी 10 ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी। 40,000 वोट। हाँ, तो बीजेपी की रणनीति का भी ये हिस्सा था। और यहाँ तक बात आई है कि किसी की बैठने के लिए तैयारी की गई कि भाई हमारा साथी है, कांग्रेसी है, बैठ जाएगा, उसको रातों रात संपर्क करके माया मंडल का भी इंतजाम हुआ। तो ये है दुष्यंत चौटाला की राजनीति, है जी। दुष्यंत चौटाला की राजनीति को लेकर किस तरह देखते हैं? किस तरह से दुष्यंत चौटाला की राजनीति से देखो, एक बात है जो इस परिवार, क्योंकि ये परिवार भी लोगों ने आजमा दिया, रोहतक और ये 2-3 जिलों ने तो 15-20 साल पहले छोड़ दिए थे, अब हरियाणा भी छोड़ गया।
और इनके अपने कारनामों की वजह से दुष्यंत चौटाला 10 एमएलए लेके और जिस टारगेट से और जिस स्लोगन से एमएलए जीत के आए कि हम बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे जमुना पार, अगर वो 10 साल लड़ाई लड़ता आज वो हरियाणा में यूथ लीडर के जो टॉप रैंकर है ना उनमें सबसे ऊपर होता कि हियर इज ए मैन हु कैन डिलीवर फॉर द यूथ ऑफ द हरियाणा। लेकिन माया मंडल माया का खेल है, या तो माया कमा लो या नाम कमा लो। सर एक लास्ट क्वेश्चन, एक इनको मैं मजाक की भी बात है वैसे वो बता देता हूँ। मैं एमएलए बड़ा जब